हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कपिल दपन फिर से आपका स्वागत करता हूं डीएसपी केमिस्ट्री में। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री 12th क्लास, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशंस के बारे में, फिर नॉमेनक्लेचर्स के बारे में, इसका नामकरण कैसे करते हैं ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने पढ़ा था इसका नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। उसके बाद हमने पढ़े मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, मतलब इनको बनाने की क्या क्या विधियाँ थी। उसके बाद हमने पढ़े भौतिक गुण, और अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमने 3 टाइप की देखी थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। सेकंड हमने देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब विलोपन अभिक्रियाएं। ठीक है। दूसरा हमने देखा था, सॉरी, थर्ड पॉइंट हमने देखा था रिएक्शन विद मेटल। ये 3 अपने पास थी कैटेगरीज, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने उसको 2 भागों में बांटा था, SN1 और SN2। SN2 को हमने कंप्लीटली लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया है। ठीक है। वो अपना लेक्चर नंबर 7 था, आज का अपना लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है। लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। क्लियर? ओके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम ना लेके। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन जो हैं, ये दोनों पार्ट किसके हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। क्लियर? यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखना, अगर स्लो स्टेप में या फिर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसको अपन शॉर्ट में RDS बोलते हैं, उसमें अगर, हाँ जी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है 2 मोइटीज़ पर, मतलब एल्काइल हैलाइड पर भी वो डिपेंड कर रही है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर भी वो डिपेंड कर रही है। ठीक है। एल्काइल हैलाइड और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, आने वाला जो नाभिक स्नेही है, उन दोनों पर, तो हम बोलते हैं कि वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। वो किसको फॉलो कर रही है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। वो एक तरीके से द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसको फॉलो कर रही है, उसकी बल गतिकी को फॉलो कर रही है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है SN1 की। 1 जो है यहाँ पर देखो, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित तो करेगा ही करेगा। ठीक है। 1 जो है, 1 का मतलब होता है यहाँ पर कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो केवल और केवल किसी एक चीज़ पर डिपेंड करेगी, या तो एल्काइल हैलाइड पर या फिर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर। अब वो किस पर डिपेंड करेगी वो हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है। वही हम देखेंगे इधर, आइए देखते हैं। देखो, SN1 रिएक्शन आर जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहली बात तो आपको ये पता रहना चाहिए कि होती कहाँ पर है ये? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके पास क्या हो? पहली बात तो वो पोलर हो। क्या हो? पोलर। क्लियर है? जैसे वाटर हुआ, जैसे कि अपना एल्कोहल हुआ। ठीक है। ये जो ईथर्स हुए, इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं? ये होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। अब पोलर में भी इन्होंने बोला प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो, मैं आपको बाद में कभी एक वीडियो बना दूंगा अलग से सॉल्वेंट की, अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा बहुत डिटेल में जानना चाहता है तो एक, मैं आपको जनरली एक बार एक इसका वो बता देता हूँ, फ्लो चार्ट बता देता हूँ कि दिमाग में आपके क्लियर रहे। देखो, सॉल्वेंट्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। एक तो होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। ठीक है। अब जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? प्रोटिक और एप्रोटिक। क्लियर है चीज़? आओ देखो, मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ आपको। सॉल्वेंट्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर। क्लियर है? नॉन पोलर की अगर हम बात करते हैं तो नॉन पोलर में अपने आ जाएंगे, हाँ जी, जैसे कि आ गया CCl4, इसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इस टाइप के आ जाते हैं। टोलुइन भी आप ले लो यहाँ पर। ठीक है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं या इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो होते हैं अपने नॉन पोलर। ठीक है। बात करते हैं हम पोलर की। जो पोलर होते हैं ये भी, इसको भी अपन 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो अपन बांट सकते हैं किसमें? हाँ जी, एक तो बांट सकते हैं प्रोटिक और एक बांट सकते हैं एप्रोटिक। मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके पास क्या हो? प्रोटॉन्स हो, वो तो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके पास क्या नहीं हो? प्रोटॉन नहीं हो लेकिन पोलर हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर? जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं इनका। देखो, वाटर है, क्या है? वाटर। ये लिख देता हूँ मैं एक बार, H2O। H2O क्या है? नॉन पोलर है। H2O क्या होता है? नॉन पोलर। एल्कोहल जो होता है भाई, H2O की शेप यही तो होती है। ये लो भैया, यहाँ 2 लोन पेयर होते हैं ये। ठीक है। ये H2O कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। बात करते हैं हम एल्कोहल की। ये लो भैया, एल्कोहल ROH,
ये लो, एल्कोहल भी कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पोलर प्रोटिक। क्यों? क्योंकि इनके पास एक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एक हाइड्रोजन, मतलब एक प्रोटॉन होता है इनके पास। क्या होता है? प्रोटॉन। ध्यान रखना, अपन उसी हाइड्रोजन को काउंट करेंगे जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है। क्लियर है चीज? तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने एल्कोहल लिया, वाटर लिया, इधर मैं बात करता हूँ जैसे ईथर की। ईथर क्या होते हैं? ROR। क्या होते हैं? ROR। ROR की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो उसको समझना एक बार ध्यान से। देखो ROR ये होता है ROR, ईथर्स, ठीक है। ये ईथर्स होते हैं। ईथर्स जो आते हैं वो आते हैं इन द कैटेगरी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। किस में आते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रोटॉन नहीं होता। अब आप बोलोगे कि सर एल्काइल में तो हो सकता है, भैया वो हम काउंट नहीं करेंगे, वो हाइड्रोकार्बन वाला प्रोटॉन है, वो हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि वो प्रोटॉन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फोन तत्व होता है ना, तीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट, इनसे अटैच होने चाहिए। इनसे, यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच है क्या? कोई नहीं है भैया, हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच था, बिल्कुल था। यहाँ ऑक्सीजन से अटैच था, बिल्कुल था। इसलिए हमने बोला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट, आगे चलते हैं। पर अब देखो, समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझते चलना। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो रिएक्शन होती है कौन सी, SN1 रिएक्शन, ये पोलर किस में होती है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। किस में होती है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ जी, लाइक वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड देख लो भैया, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये लो भैया, हाइड्रोजन है यहाँ पर। और ये कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। क्या होता है ये? नॉन पोलर। तो मतलब क्या हो गया? पोलर, सॉरी, ये होता है पोलर। ये कैसा होता है? पोलर होता है। और प्रोटिक तो है ही, दिख ही रहा है आपको, ये प्रोटॉन हाइड्रोजन। तो क्या हो गया? पोलर प्रोटिक, हाँ जी, सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड हो गया। इस टाइप के और भी हो सकते हैं कई सारे। द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये रहा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? एंड हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड्स, मतलब जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो अपन को यील्ड किसकी मिलेगी, मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाँ जी, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये है अपना टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, इसको यदि मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? ये कार्बन, और ये हो गया मेरा Br। ये क्या हो गया मेरा? Br, ठीक है। इसकी बात करता हूँ तो देखो ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये आपको ये देखना आना चाहिए। हाँ जी, OH। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन, हाँ जी, ये हटा है और इसकी जगह कौन आया है? ये OH आया है। देखो यहाँ पर OH आ गया और Br क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ है? एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है, उसको प्रतिस्थापित किया है। एक नाभिक स्नेह ने क्या किया? दूसरे नाभिक स्नेह को प्रतिस्थापित कर दिया। तो रिएक्शन कौन सी होगी? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। लेकिन अपन ने इसको 1 क्यों बोला है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो केवल इस पर डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? अब मैं आपको बताता हूँ। देखो जब ये रिएक्शन इससे करने आता है तो देखना, जब ये OH माइनस यहाँ आएगा तो पहले ही न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है कि वो बैक साइड से अटैक करे। वो अटैक कहाँ से करे? बैक साइड से। मैं एक बार हल्का सा हिंट दे देता हूँ, किसी को अगर ज़्यादा जानना हो तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। यहाँ पर मैं वो बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो हायर लेवल की चीज़ है। बैक साइड अटैक हमेशा हम इसलिए कराते हैं क्योंकि जो OH माइनस होता है, ये OH माइनस, ये हमेशा क्या करता है? जो बॉन्ड ब्रेक होना होता है, जैसे ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। आप सबको पता है CBr की बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक। तो इस बॉन्ड के जस्ट 180 डिग्री पर इसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में यदि कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए? ये जो होता है OH माइनस, ये यहाँ आता है और इधर से अटैक करने स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस बॉन्ड के जस्ट 180 डिग्री पर क्या होता है? एक मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, जिसमें ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। लेकिन अब यदि ये बैक साइड अटैक करेगा, अब यदि ये बैक साइड अटैक करेगा तो इसको इन तीन CH3 जो ग्रुप हैं बड़े बड़े, इनका सामना करना पड़ेगा। इनका सामना करना पड़ेगा और इनका सामना करना पड़ेगा तो ये यहाँ से इसको आने नहीं देंगे, इसको रिपेल करेंगे, इसको दूर से भगा देंगे कि OH भाग जा, भाग जाए। अगर तू इधर आया तो मार पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये OH माइनस जो है अब ये बैक साइड अटैक नहीं कर सकता। अब ये जब बैक साइड अटैक नहीं कर सकता तो फिर इसके पास कोई चारा नहीं बचता फिर, ठीक है। फिर क्या करता है ये कुछ नहीं करता। ये जो होता है, ये कौन?
ये खुद इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इसको पता है कि अगर आगे बनने वाला कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती, जो कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, यदि वो स्टेबल है, वो कैसा है, स्थायी है, तो उस केस में ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी और सबसे पहले बनेगा फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन, और वो कार्बोकैटायन के ऊपर फिर ये अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी 2 स्टेप में। ये क्या हो जाएगी? 2 स्टेप में हो जाएगी। क्लियर? देखते हैं कैसे होती है। आओ समझना इसको बहुत ध्यान से समझना भैया। ये रही, देखो क्या होता क्या है। सबसे पहले जो ये है, कौन, ये, इसको अपन बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये लो भैया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक। ये लो भैया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक करा तो यहाँ से Br जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल लिया, Br माइनस, और इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। क्या आ गया इस पर, प्लस चार्ज। मैंने आपको बताया था कि प्लस चार्ज जो होता है इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो उसको फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो कि उसको इलेक्ट्रॉन दे, या फिर उनका कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव हो उनका। ठीक है, जैसे कि प्लस आई हो गया, प्लस आर हो गया, प्लस एच हो गया, प्लस एम हो गया, तो इस टाइप के जो इफेक्ट्स उसके होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको इफेक्ट्स के बारे में जानना है तो 11th क्लास की बुक जो है उसमें आप देखिए। ठीक है, बाकी मैं आपको कुछ बताता रहता हूँ। इसका जो लेक्चर नंबर 1 है वहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया हुआ है, उसको आप जरूर देखना। ठीक है, देख लो, समझना इस बात को बहुत ध्यान से। CH3 इन तीनों का क्या लग रहा है यहाँ पर, हाँ जी, प्लस आई इफेक्ट। क्या लग रहा है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। इनका प्लस एच इफेक्ट भी लगता है, मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से। इनका प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। क्लियर है चीज़, कोई समस्या नहीं है। तो प्लस आई इफेक्ट को भी आप दिमाग में रखते हो चलो, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा लोड ना पड़े। प्लस आई इफेक्ट जो होगा यहाँ पर, समझना भैया बहुत ध्यान से इसको। प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यहाँ से, और रिलीज करेगा तो इस प्लस चार्ज जो है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देगा। क्या कर देगा, इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा। ठीक है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल होगी तो इस प्लस चार्ज को क्या मिल जाएगी भैया, इस प्लस चार्ज को क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी इसको, स्टेबिलिटी। और मैंने आपको बता रखा है कि इस संसार में जो भी होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए। अगर किसी चीज़ को स्टेबिलिटी मिलती है, किसी आयन को, किसी मॉलिक्यूल को या अपन को भी, तो हम वो काम करते हैं। सही है, इसको पता है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो भाई साहब मेरे को प्लस चार्ज जो है वो C3CH3 ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा, स्थायित्व प्रदान कर देगा। ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ से स्थायित्व मिल जाएगा, तो मैं क्यों ना इधर जाऊँ। तो ये स्टेप जो होती है बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, ये एक स्लो स्टेप है। ये क्या है, स्लो स्टेप है। ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब गति निर्धारक पद, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गति निर्धारक पद। लिख देता हूँ मैं इधर। ये क्या है, गति निर्धारक पद। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। क्लियर है चीज़, हाँ जी, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। क्लियर है, कोई समस्या नहीं किसी को भी। ठीक है, तो स्लो स्टेप में और आरडीएस स्टेप में आप देख रहे हो यहाँ पर केवल और केवल ये काम में आ रहा है। कौन काम में आ रहा है, केवल और केवल एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि रेट जो स्टेप, देखो आरडीएस का मतलब क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप रेट को डिटरमाइन कर रही है गति निर्धारक पद में, यदि एक ही रिएक्टेंट काम में आ रहा है, एक ही चीज़ काम में आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो केवल और केवल एक चीज़ पर डिपेंड करेगी, वो होगा हमारा एल्काइल हैलाइड। वो क्या होगा, हमारा एल्काइल हैलाइड। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो केवल और केवल डिपेंड करेगी किस पर, हाँ जी, इस एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। किस पर डिपेंड करेगी, केवल और केवल इस एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। और जब इस पर डिपेंड करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये फॉलो करता है कि इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, इसको फॉलो करेगा ये, फॉलो, हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ओनली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जबकि हम बात कर रहे थे कि SN2 रिएक्शन जो होती है या SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, या फिर हम कह सकते हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। मतलब दोनों पर डिपेंड कर रही थी, एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रही थी और आने वाला जो नाभिक स्नेही था उस पर भी निर्भर कर रही थी।
ठीक है, जबकि यहाँ पर केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड पर। इसलिए हमने क्या बोला कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सही है। इसलिए ये जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, इसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, SN1। क्या है ये, SN1, ठीक है, इसलिए बोला हमने इसको SN1। क्लियर है, कोई समस्या नहीं किसी को भी? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और होनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी बोलो भैया, सही है। अब देखो, अब समझना आगे ध्यान से। जब ये कार्बोकैटायन बन चुका है, जब ये कार्बोकैटायन बन चुका है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब भैया इस कार्बोकैटायन पर अटैक कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और खुद इससे जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक साइड से अटैक करने की तो इसकी औकात ही नहीं है। आपके बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बैक साइड से अटैक करता तो भैया इसको तीन तीन मिथाइल ग्रुप जो हैं, ये तीन तीन बल्कि ग्रुप जिनको अपन बोलते हैं स्थूल समूह, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थूल समूह, ये जो तीन तीन बल्कि ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं, प्रतिग्रसित करते हैं, इसको दूर हटाते हैं कि हट, इधर से नहीं आएगा तू, आना तो सामने से आ, सामने से फिर स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इस केस में, ये पहले फर्स्ट स्टेप में पहले बनता है कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट बनता है। ये क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट। हाँ जी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती, ध्यान रखना भैया, मध्यवर्ती, ठीक है। और हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन। कोई दिक्कत है ही नहीं, तो कार्बोकैटायन बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है चीज़? हाँ जी। उसके बाद क्या होता है, OH माइनस अटैक करता है और हमें क्या देता है, ये टर्सरी एल्कोहल। क्या देता है हमें, टर्सरी एल्कोहल। ये हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर? अब आप देख रहे हो कि अगर यहाँ से मैं एक एक ग्रुप को हटा दूँ, जैसे सपोज दैट कि मैं यहाँ से ये जो है, ये क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्या है ये, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर मैं इस 3 डिग्री की जगह 2 डिग्री ले लूँ तो भैया ये OH माइनस बैक साइड से अटैक कर सकता है। इसकी करने की टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सही है। तो ये SN1 रिएक्शन इतनी इजीली नहीं देगा, फिर ये SN2 की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा, SN2 की तरफ, क्योंकि ये बैक साइड अटैक कर रहा है, ठीक है। अगर बैक साइड अटैक होता है तो भैया SN2 रिएक्शन, अगर फ्रंट साइड से रिएक्शन होती है तो क्या होता है वहाँ पर, हाँ जी, SN1 रिएक्शन। क्लियर है चीज़? अब देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर मैं इस प्रोडक्ट को सही से लिखूँ, अगर मैं इस प्रोडक्ट को पूरा पूरा लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट है, ये ऐसा ही तो है कुछ, CH3 और OH। आप देख पा रहे हो कि जिस साइड में Br था उसी साइड में कौन आया है भैया, OH। मतलब यहाँ पर जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है त्रिविम रसायन, ठीक है, वो इसकी चेंज हुई है। क्या इसकी, देखो ये पहले न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर था, राइट साइड में था भैया, अभी भी राइट साइड में ही है। मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हुई। इसी को ही हम बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन मतलब एज इट इज़ रहना, ठीक है। रिटेन मतलब एज इट इज़ रहना, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में बताऊंगा मैं इसको, हिंदी में इसका नाम आप तो ऐसा समझो भी कि भैया जैसा इसका विन्यास था ना पहले, वैसा का वैसा है इसका, ठीक है। रिटेन रहा मतलब अपरिवर्तित रहा। क्या रहा, अपरिवर्तित, सेम रहा, एज इट इज़ रहा। क्लियर है चीज़? वो होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इधर लिख देता हूँ मैं, रिटेंशन, हाँ जी, इन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? तो देखो SN1 रिएक्शन की खास बात क्या है। पहली बात तो कौन देता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या होता है, 2 स्टेप में होती है। इसमें क्या बनता है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बैक साइड से अटैक होता है, नहीं होता है भैया बैक साइड से अटैक। कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। और कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर को। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पर डिपेंड करती है भैया, केवल और केवल एल्काइल हैलाइड पर। और दूसरी बात, स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई चेंज होती है क्या, नहीं भैया। क्या होता है इसमें, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये 8-9 पॉइंट अब मैंने आपको बता दिए। मैंने क्या बता दिया आपको, SN1 रिएक्शन के 8-9 पॉइंट आपको बता दिए। क्या अब SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते क्या? SN1 रिएक्शन में देखो, इधर लिखता हूँ मैं SN1, इधर लिखता हूँ मैं SN2। SN1 की बात करता हूँ, कौन देता है भैया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। SN2 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इधर से SN1 की बात करता हूँ, क्या बैक साइड अटैक होता है क्या, नहीं, इधर होता है। इधर से भैया इधर बैक साइड अटैक होता है, इधर ध्यान रखना है बात, ठीक है। और देते कौन है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसकी बात करते हैं तो किस किस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी भैया, इधर तो केवल एल्काइल हैलाइड पर, इधर SN2 में एल्काइल हैलाइड और साथ में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इधर बात करते हैं तो क्या बनता है, SN1 में भैया मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, कौन, कार्बोकैटायन। SN2 में यहाँ बन रहा था ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। इधर की बात करें तो ये होती है भैया किसमें,
दो स्टेप में SN1, SN2 किस में होती है, केवल एक स्टेप में। क्लियर। यहाँ पर होता है SN1 में रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब विन्यास में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पर विन्यास चेंज हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट हो जाना, बदल जाना, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन किसमें, SN2 में, क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ की जगह कहाँ आ जाता है, लेफ्ट साइड में आ जाता है। देखते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर फॉलो SN1 में फॉलो होती है कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, SN2 में होती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत। मेरे हिसाब से मैंने आपको SN1 और SN2 में ये अंतर बता दिए। क्या आप अंतर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, आपके NCERT में कहीं नहीं दे रखे, ठीक है। आपको खुद को बनाने पड़ेंगे आपके माइंड से। मैंने बोल दिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक ही चीज़ मैंने समझा दी आपको अच्छे से। इनको आप लिखने की प्रैक्टिस करना, नहीं हो पाए तो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि SN1 SN2 में क्या अंतर है, स्टेप बाई स्टेप। वैसे मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है यहाँ पर, सही है। अब देखो, आपसे कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा देते हैं, उससे कम देंगे 2 डिग्री, उससे कम देंगे 1 डिग्री। लेकिन SN2 का बात करूँ मैं तो भैया 1 डिग्री सबसे ज़्यादा देंगे, 2 डिग्री उससे कम देंगे और 3 डिग्री तो शायद देंगे ही नहीं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार यहाँ पर ऑर्डर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एक बार आप नोट करना चाहो तो देख लो एक बार, ठीक है। हाँ जी, ओके, आगे चलते हैं अब हम। देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आ जाओ, ठीक है। 2 स्टेप में हो रही, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 जो होता है ये बहुत स्लो स्टेप होता है, और स्टेप 2 जो होता है फास्ट स्टेप होता है। लिख लेना यहाँ पर, ये स्लो स्टेप होता है, इसको अपन RDS स्टेप बोलते हैं, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, गति निर्धारक पद। ये स्टेप 2 जो होता है ये होता है फास्ट स्टेप, तीव्र पद, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखना। हाँ जी, ये आपके सामने एक बात बोली गई है, क्या बोली गई है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको, देखो समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। क्या कुछ छोड़ दिया क्या अपन ने ऊपर कोई पैराग्राफ, अच्छा ओके, ये अपन ने छोड़ दिया, इसको पढ़ना एक बार, देखो यहाँ तक तो पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। इट अकर्स इन 2 स्टेप। इन स्टेप 1 द पोलराइज्ड CBr बॉन्ड अंडरगोज स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस ए कार्बोकेटायन एंड अ ब्रोमाइड आयन। मतलब क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में CBr बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये बहुत स्लो स्टेप होता है क्योंकि धीरे धीरे टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड का टूटना एक आपको एनर्जी देनी पड़ेगी थोड़ी सी, और एनर्जी देंगे तो ये स्लो स्टेप हो जाएगा थोड़ा सा। क्लियर है। द कार्बोकेटायन दस फॉर्म्ड इन इज दैट अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इन स्टेप सेकंड इज कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब स्टेप 1 में क्या होता है भाई, स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। सही है, ये सब्स्टिट्यूशन होगा कब होगा, जब ये बन गया कार्बोकेटायन, फिर ये अटैक करा और ये आ गया, तभी तो Br की जगह कौन आएगा, OH, तभी कंप्लीट हो गया हमारी रिएक्शन ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ अपना क्या था, ये रहा, समझना भैया इसको मैं एक बार फटाफट समझा देता हूँ आपको। स्टेप 1 इज रिवर्सिबल, हमने देखा था स्टेप 1 क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्यों होता है रिवर्सिबल, भाई कार्बोकेटायन बन रहा है और किससे बन रहा है, एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। स्टेबल ये भी है, स्टेबल ये भी है, ठीक है, और आराम से ये स्लो स्टेप होता है जो आराम से धीरे धीरे रिवर्सिबल हो जाता है ये, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द CBr बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटोन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब क्या होता है कि जैसे ही जो एल्काइल हैलाइड था अपना, ये सपोज दैट कि ये अपना एल्काइल हैलाइड था यहाँ पर, हाँ जी, हुआ क्या था, यहाँ पर हुआ क्या था भैया, यही तो हुआ था, ये बन गया प्लस चार्ज, ठीक है। अब प्लस चार्ज के अलावा जो Br माइनस निकला, ये Br माइनस को क्या करता है, जो आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिया हुआ है आपने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये जो लिया हुआ है आपने, ये क्या करता है इसको, हाँ जी, ये क्या करता है इसको साथ में घेर लेता है और यहाँ से इसको सॉल्वेट कर देता है, इसका विलायकन कर देता है, और यहाँ से एक विलायकन एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है, विलायकन एनर्जी निकलती है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये स्टेप इधर की साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाती है इजीली। क्लियर, आ जाओ, यही बात इन्होंने बोली है कि इट इन्वॉल्व्स द CBr बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटोन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब प्रोटोन ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, आपको अच्छे से पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर डिपेंड करती है। सही है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सही है, केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड पर, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगी, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इस पर डिपेंड नहीं करने वाली। फर्दर ग्रेटर
सुनना, फर्दर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, फर्स्ट स्टेप में जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही इसके फॉर्मेशन, इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। इन्होंने यही बात बोली यहाँ पर। फर्दर ग्रेटर मतलब ज़्यादा क्या होगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के बनने की स्टेबिलिटी जब ज़्यादा होगी तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर विल बी द इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब ये जो इधर से इधर आ रहा है ये, इसकी फॉर्मेशन जो है ये क्या हो जाएगी, ये भी ज़्यादा हो जाएगी कार्बोकेटाइन की। एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत? इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN1 रिएक्शन। आपको पता है भी, मैंने आपको बताया कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है ये बहुत स्टेबल होता है, इसलिए ये बहुत आसानी से SN1 रिएक्शन दे देता है। क्लियर है चीज़? हाँ जी। We can sum up the order of reactivity of alkyl halide towards SN1 and SN2 reaction as follows। आपको अच्छे से पता है कि अगर SN1 की अपन बात करते हैं तो भैया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब सबसे ज़्यादा कौन देगा, 3 डिग्री। SN2 की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा कौन है, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, इधर देखो इन्होंने यही बात बोली इधर। हाँ जी, अगर बात करें पहले लिया इन्होंने 3 डिग्री, फिर लिया इन्होंने 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, फिर उन्होंने क्या लिया, हाँ जी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये लो भैया, सही है। उसके बाद मिथाइल ले लिया, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं SN2 का ऑर्डर, तो SN2 तो भैया इधर से इधर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री तो सबसे देता ही नहीं है ये, सेकेंडरी में फिर भी दे देगा, प्राइमरी सब ज़्यादा देगा, इनमें सब ज़्यादा देगा ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं SN1 की तो ये स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब इसको ग्रुप चाहिए, मतलब 3 डिग्री होना चाहिए इसके लिए सब ज़्यादा। तो 3 डिग्री को क्या देगा, सब ज़्यादा देगा। मतलब SN1 की बात करते हैं तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन इधर से इधर बढ़ती है। SN2 की बात करते हैं तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन इधर से इधर बढ़ती है। मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री किसका ऑर्डर है ये? हाँ जी भैया, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, SN1 का। किसका हो जाएगा, SN1 का। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, SN2 का। बोलो भैया, कोई समस्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट, हाँ जी, ये कह रहा है एक बात और, इसी तरीके से देखो आपने देखा था अब तक कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सही है। 3 डिग्री से भी ज़्यादा एक कार्बोकेटाइन और होते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक। कौन कौन से? एलाइलिक और बेंजाइलिक। मैंने आपको बता रखे हैं कि एलाइलिक क्या होता है और बेंजाइलिक क्या होता है। ठीक है, एलाइलिक क्या होता है कि कार्बोकेटाइन उस कार्बन से जुड़े, हाँ जी, मतलब हेलोजन उस कार्बन से जुड़े जो कि क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। ठीक है, और sp3 किससे जुड़े? हाँ जी भैया, sp2 से। किससे जुड़े? sp2 से। ये लो भैया, ये क्या हो गया, sp2। मतलब इस तरीके से चेन होती है ये वाली। मैं ऐसे इसको अगर ऐसे लिख देता हूँ मैं CH2X, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, हाँ जी, एलाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा ये, एलाइलिक हैलाइड। उसी तरीके से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एलाइलिक हैलाइड। ये देखो दोनों एक ही चीज़ है ये। क्लियर? ये तो हो गया एलाइलिक के बारे में। बेंजाइलिक की बात करता हूँ तो बेंजाइलिक में क्या होता है भैया, ध्यान रखना, मैंने आपको जब ये समझा रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया भी था, ये होता है अपना बेंजाइलिक हैलाइड। देखो मैंने आपको बताया भी था कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनता है फिनाइल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टॉल्विन में से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो बनता है बेंजीन। तो ध्यान रखना यहाँ पर, आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के फिर मत जोड़ देना। अगर आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल कर हेलोजन चिपका देते हो तो भैया उसको अपन बोलते हैं एराइल हैलाइड, ना कि बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, ये रहा, सही है, ओके। तो बेंजाइल जो ग्रुप, अब देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को साफ कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या करा, इस हाइड्रोजन को साफ किया यहाँ से, ये लो, सही है, ये प्लस चार्ज आ गया। क्लियर? और मैंने यहाँ से क्या करा, इधर भी मैं वही कर रहा हूँ, हाँ जी, इधर भी मैं वही कर रहा हूँ कि ये जो है मेरा एलाइलिक ग्रुप है, हाँ जी एलाइलिक, ये लो, इधर प्लस चार्ज ले लिया, यहाँ प्लस चार्ज ले लिया। इसको अपन बोलते हैं, इसको तो अपन बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन, इसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये है अपना एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये दोनों कार्बोकेटाइन जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री से भी। किससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री से। ध्यान रखो, जब 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो SN1 बहुत अच्छे से देंगे।
ये तो SN1 क्या करेंगे, बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि SN1 का फीचर ही क्या है, SN1 की जो गजब की बात है वो क्या है कि भैया अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उस केस में हम SN1 रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे। सही है, हम क्या कराएंगे, SN1 रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना भैया। तो फिर यहाँ पर SN1 रिएक्शन हो जाएगी, ईजिली हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि एलाइलिक हैलाइड में कौन सी रिएक्शन होगी तो भैया SN1, बेंजाइलिक में कौन सी होगी तो SN1। क्लियर है चीज़। हाँ जी, ये देखो इन्होंने दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस वो रहा एलाइलिक। बेंजाइलिक भी दे रखा है इन्होंने, बेंजीन CH2 प्लस, ये क्या है बेंजाइलिक। क्यों स्टेबल है ये, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये दोनों स्टेबल क्यों है, ये तो आपको पता रहना चाहिए ना, स्टेबल क्यों है ये, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। चाहे इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, स्टेबल क्यों है ये, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हिंदी वाले समझ लो भैया, रेजोनेंस की वजह से क्या है ये स्टेबल है। रेजोनेंस मतलब अनुनाद, रेजोनेंस को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव की वजह से क्या है ये स्थायी है। ठीक है, क्लियर है। देखो जैसे यहाँ पर इसने दे रखा है, हाँ जी मैं इसको यहीं से दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्लस चार्ज है, अगर मैं इस बॉन्ड को उठा के यहाँ पर टकता हूँ तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा भैया, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ये लो भैया इस तरीके से, सही है। CH2, ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया, और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये लो भैया हो गया। ठीक है, वैसे ही इसकी बात करते हैं तो भैया देखो प्लस चार्ज है तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, देखो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन गए, प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ आ गया, देखो ये रहा प्लस चार्ज। सही है, फिर क्या होगा, ये वाले बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो भैया प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा। देखो इधर देख लो, दिख रहा होगा आपको प्लस चार्ज कहाँ आ गया यहाँ पर। अब इस प्लस चार्ज को फुलफिल, मतलब प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होना। तो इस यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा, इधर आएगा, ये आ गया भैया। ठीक है, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, ये लो। फिर वापस से इस प्लस चार्ज को कमी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड उठ के आएगा और यहाँ पर, और वापस से क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर है, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड भी SN1 रिएक्शन इजीली दे सकते हैं। और रीज़न क्या है कि एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड की रिएक्शन जब होती है तो उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है रेस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखना, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये। इसलिए यहाँ पर हाँ जी SN1 रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं अगर पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। समझा मैंने दिया पूरा। फॉर द सेम रीज़न, ध्यान रखना, फॉर द सेम रीज़न मतलब कि भैया 3 डिग्री जो होता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उससे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जो कि बहुत स्टेबल होता है, इसलिए वहाँ पर SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, उसीलिए फॉर द सेम रीजन, उसी रीजन की वजह से है कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी। क्यों करते हैं ये भी हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। क्यों भैया, क्यों भैया, इसीलिए करते हैं क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा टुवार्ड्स द SN1 रिएक्शन। टुवार्ड्स द SN1 रिएक्शन ये हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं बिकॉज द कार्बोकेटाइन दस फॉर्म गेट्स स्टेबलाइज्ड थ्रू द रेजोनेंस। रेजोनेंस से जो स्टेबल होता है ना भैया वो बहुत अच्छा होता है, स्टेबल। ध्यान रखना, रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो बहुत गजब की मिलती है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपके ये कंसेप्ट भी और ये कंसेप्ट भी। आगे चलते हैं हम, हाँ जी आगे चलते हैं। कुछ बोल रहा है, फॉर ए गिवन एल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड RX फॉलो द सेम ऑर्डर इन बोथ द मैकेनिज्म। हाँ जी, ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं, अभी तक अपन ने बात करी केवल एल्काइल के रेस्पेक्ट में कि भैया अगर ये प्लस चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर स्टेबल नहीं होगा तो SN2 होगी। लेकिन अभी तक हमने हैलोजन के रेस्पेक्ट में बात ही नहीं करी। ठीक है, हम बात करते हैं इधर। देखो आपको पता है कि अगर हैलोजन्स की बात करें तो हैलोजन कितने होते हैं, 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, आपको ये देखना है कि कौन इजीली बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अगर हम देखें कि CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड और CI बॉन्ड, इनमें कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो हम देखते हैं भैया फ्लोरीन छोटा सा है, इसकी रिएक्टिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। बहुत गजब का बॉन्ड बनता है इनके बीच में। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड होता है गजब का। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा दोनों एटम की विद्युत ऋणताओं के बीच में अंतर होता है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और आयनिक बॉन्ड बनता है। एंड आयनिक बॉन्ड इज द स्टेबल, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड। ध्यान रखना भैया, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है। चाहे आप कोवेलेंट से कंपेयर करो, कोऑर्डिनेशन से कंपेयर करो, हाइड्रोजन बॉन्ड से कंपेयर करो, किसी से भी कर लो आप। ठीक है, ध्यान रखना भैया, अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की तो स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी। लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात करूँ तो भैया रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये लो भैया, मतलब RI की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, उससे ज़्यादा कम किसकी हो जाएगी, RBr की, उससे कम RCl की, सबसे कम किसकी हो जाएगी, RF की। ये लो भैया, ये ऑर्डर चलता है। किसका ऑर्डर है ये, रिएक्टिविटी का। सही है, ओके।
ये सब सोल्व कराएंगे एग्जाम्पल, ध्यान रखना। एक पहले आप खुद सोल्व करके रखना। देखो कुछ नहीं है इन एग्जाम्पल्स में, ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जैसे मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ उनके बेसिस पर ये चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। लेकिन एक बार आप खुद सोल्व करो, नहीं होती है तो फिर मैं बैठा हूँ अलग से इनके लिए लाइव सेशन लूँगा मैं, ठीक है। बिल्कुल इसके लिए एक लाइव सेशन लेकर आऊँगा मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, या फिर आपके जब काफ़ी सारे डाउट्स हो जाएंगे तो मैं एक लाइव सेशन लेके आऊँगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊँगा मैं इसमें, ठीक है। ओके, देखो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हो चुकी हैं अभी। अब आती है अपनी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक बार मैं हिंदी वालों को फटाफट से सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। हाँ जी देखना भैया, हिंदी वाले एक बार फटाफट देख लो सारी चीज़ें। SN1 रिएक्शन, हाँ जी SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायक हो, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ जी ध्रुवीय प्रोटिक विलायक मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे जल में हो गई, अल्कोहल में हो गई, एसिटिक एसिड में हो गई, ठीक है, में संपन्न होती हैं। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड मतलब 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं कि मध्य अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल देती है एवं प्रथम कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बलगतिकी मतलब काइनेटिक्स, बिल्कुल ठीक है। अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है जो कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, सही है। ये लो भैया, ये वही चीज़ है, क्लियर। रिएक्शन में कोई दिक्कत है नहीं। ये है अपना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसको खोल के मैंने समझाया था, ये बनता है इसकी, हाँ जी 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। CBr बॉन्ड का धीमा विदलन, विदलन मतलब ब्रेक होना, टूटना, विदलन मतलब टूटना, एक कार्बोकेटायन तथा एक ब्रोमाइड आयन बनता है, सही है। द्वितीयक चरण में इस प्रकार निर्मित कार्बोकेटायन पर नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा आक्रमण होता है तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूर्ण कैसे होती है? पहले बनेगा कार्बोकेटायन बॉन्ड, CBr बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा और कंपाउंड बना देगा, ठीक है। 2 स्टेप में होती है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 जो होता है स्लो स्टेप होता है, RDS होता है, गति निर्धारक पद होता है, उसी पर डिपेंड करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करते हैं किस पर? केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ दिस एल्काइल हैलाइड, क्लियर। ओके, ये हमने देख लिया, ये सारी चीज़ आपको पता है कि चरण 1 स्टेप 1 जो होता है सबसे धीमा होता है, क्रमणी होता है, CBr बॉन्ड का विदलन होता है। इसके लिए ऊर्जा प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था कि Br माइनस जो होता है ये क्या करता है, इसके चारों तरफ जैसे ये बनता है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। इसको घेर लेते हैं और ये इजीली इसको अलग कर देंगे और एक कार्बोकेटायन बच जाएगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा और रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो जाएगी, क्लियर। क्योंकि अभिक्रिया की दर सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है, अतः अभिक्रिया का वेग केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, न कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर, सही है। इसके अतिरिक्त कार्बोकेटायन का स्तर जितना अधिक होगा एल्काइल हैलाइड से इसका विरचन उतना ही अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, सही है। ओके नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखो हाँ जी समझना भैया बहुत ध्यान से। एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री, देखो ये पता है कोई दिक्कत नहीं, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री की बात करें तो SN2 ध्यान रखना, 1 डिग्री याद देंगे, और 3 डिग्री की बात करें तो SN1, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एलाइलिक और बेंजाइलिक की बात कर ली, और अगर अपन हेलोजन का देखते हैं तो RI बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा, ठीक है, इजीली दे देगा रिएक्शन ये। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब, हाँ जी, नाभिक रागी अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू, मतलब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, सॉरी लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। 7 अपने तो लास्ट तक हो चुके थे, ये अपना 8वां लेक्चर है। अब अपन 9वें लेक्चर में देखेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। ओके थैंक यू सो मच।